वगैरह करते हैं। ड्रिंक करने की आदत उनको काफ़ी समय से है और जब ड्रिंक करते हैं तो इनके बीच में काफ़ी झगड़े भी होते हैं। उन्होंने एक और इनकी बुरी आदत के बारे में, जो स्टेप मदर आई उनका व्यवहार इनके प्रति बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। जवाहरात हैं जो भी उनके पास कुछ है वो सब लोग इनको देते जा रहे हैं और इसके बाद ये उस पैसे को ले जा कर के राजा को दे देते हैं। गले में कोई तीर आके लग गया है और ये नीचे गिर गए हैं और धीरे धीरे ये कुछ मदहोश से होते जा रहे हैं। ऐसे पीले कलर की कुछ धोती सी पहने हैं और उनका शरीर पूरा एकदम काला है और वो एक मुकुट लगाए हैं गोल्डन कलर का। उस नाव को ले जाकर भागने लगता है। ये सभी लोग देख रहे हैं कि इनकी नाव डूब रही है। ये लोग सभी लोग बड़े घबरा से रहे हैं। शायद किसी ने तीर मारा या कुछ ऐसा कुछ नजर आ रहा है और सीने में किसने मारा है? ठीक। शायद ऐसी देखिए, आभास हो रहा है। किसने तीर मारा है? किसी दूसरे सैनिक ने। सभी को प्यार भरा नमस्कार। मैं निशांत सिंह, पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट, लाइफ कोच, शो लीडर, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल अंतरयात्रा बाई निशांत में। आज हम एक ऐसी सिस्टर की PLR केस स्टडी के साथ प्रस्तुत हुए हैं जो अपने हस्बैंड के रिलेशनशिप को लेकर और उनकी कुछ बुरी आदतों से बहुत ज़्यादा परेशान थी। तो उन्होंने हमसे संपर्क किया अपना PLR कराने के लिए। तो जब हमने PLR कराने के पीछे का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि उनके जो हस्बैंड हैं वो अक्सर ड्रिंक वगैरह करते हैं। ड्रिंक करने की आदत उनको काफ़ी समय से है और जब ड्रिंक करते हैं तो इनके बीच में काफ़ी झगड़े भी होते हैं। उन्होंने एक और इनकी बुरी आदत के बारे में बताया कि उनको जुआ खेलने का भी शौक़ है और ये भी बात बताई कि उन्होंने एक पर्सनल लोन ले रखा था करीबन 20 लाख का। उसमें से 15 लाख रुपए ये जुए में हार गए हैं। तो इनके ऊपर 15 लाख का कर्जा भी आ गया है। हालांकि ये जो कर्जा हुआ उनके हस्बैंड के कारण हुआ, लेकिन चूंकि उस कर्जे से ये भी बहुत परेशान हैं तो ये जानना चाहती थी कि इस कर्जे का मेरे ऊपर भार क्यों आया और मेरा ऐसा क्या कार्मिक कनेक्शन है अपने हस्बैंड के साथ जिससे ये कर्जे का भार मुझे भी झेलना पड़ रहा है। इन्होंने अपने हस्बैंड के बारे में कुछ चीज़ें और बताईं। इन्होंने बताया कि जब ये छोटे थे तो इनकी जो रियल मदर थी वो एक्सपायर कर गई थी। तो इनके जो फादर हैं उन्होंने दूसरी मैरिज कर ली और इनकी जो स्टेप मदर आई उनका व्यवहार इनके प्रति बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। और कुछ ही समय बाद जब ये 12 या 13 साल के थे तो उनकी जो स्टेप मदर हैं इनके फादर को लेकर किसी दूसरे जगह पर, यानी उस मकान को छोड़कर किसी दूसरे मकान में जाकर रहने लगी। तो ये और इनकी एक बड़ी सिस्टर ही उस मकान में रहते थे। हालांकि थोड़ा बहुत इनके जो फादर हैं वो उनकी आर्थिक मदद थोड़ा बहुत करते थे, लेकिन उस तरह की देख रेख जो एक पिता की बच्चे के प्रति होनी चाहिए वो नहीं कर पाए। इन्होंने काफ़ी समय बहुत अकेलेपन में बिताया और वहाँ से इनके ये काफ़ी चिड़चिड़े से हो गए जो आज भी इनके स्वभाव में स्पष्ट रूप से झलकता है। इन्होंने बताया कि छोटी छोटी बातों में ये बहुत गुस्सा करते हैं और उन छोटी छोटी बातों में जिन बातों में झगड़े होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, हम लोग उन बातों में भी आपस में झगड़ते रहते हैं। जैसे धीरे धीरे बड़े हुए तो चूंकि कोई देख रेख थी नहीं तो स्वाभाविक सी बात है कि इनकी संगत भी बिगड़ गई और उस संगत के कारण ये ड्रिंक वगैरह करना, जुआ खेलना, इन आदतों से ग्रसित हो गए। तो ये जानना चाहती थी कि इनका इनके हस्बैंड के साथ क्या कार्मिक कनेक्शन है, आज उनको ऐसी परिस्थितियों का सामना क्यों करना पड़ रहा है। इनके कुछ क्वेश्चंस और भी थे। इनके एक बड़े पापा थे,
मतलब ये जो सिस्टर हैं इनके पापा के बड़े भाई, जिनका नाम था फूलचंद। ये छत्तीसगढ़ की रहने वाली थी। तो वहाँ पर इन्होंने बताया कि इनकी जो कुछ ज़मीन है वो गवर्नमेंट ने हायर कर ली थी, क्योंकि वहाँ पर शायद कोल माइन बननी थी। तो उसके बदले में गवर्नमेंट ने एक ऑफ़र दिया कि हर परिवार से एक या दो व्यक्तियों को जॉब देने का, और कुछ पैसा रुपए भी इनको दिया। तो उसमें बताया इनको कि इनके पिताजी को जॉब मिल गई, इनके बड़े पापा को भी जॉब मिल गई, और इनके जो बड़े पापा हैं उनके जितने भी दो बेटियां हैं और एक बेटा है, वो सभी गवर्नमेंट जॉब में हैं और बहुत ही अच्छी जॉब में। यानी उनकी दो बेटियां हैं वो तो डॉक्टर हैं, और जो एक लड़का है वो इंजीनियर। यानी उनका जो आर्थिक स्थिति है वो इनसे बहुत अच्छी है। लेकिन इसके बावजूद भी उनके जो बड़े पापा हैं उन्होंने इनकी प्रॉपर्टी का बहुत बड़ा हिस्सा कब्जा कर रखा है। इनके जो पिताजी के पिताजी थे उन्होंने वसीयत में इनको, इनके पिताजी को जो प्रॉपर्टी का हिस्सा दिया था वो भी उन्होंने कब्जा कर रखा है। तो हमने इनसे कहा कि इस बात को लेकर आप कोर्ट में जाइए। तो इन्होंने कहा कि हमने प्रयास किया है, लेकिन इन्होंने कुछ ऐसे ऑब्जेक्शंस लगा रखे हैं जिसके कारण से उस चीज़ का कोई फैसला नहीं हो पा रहा है। तो उनकी तो स्थिति ठीक है, तो वो तो उनका तो काम चल ही रहा है, लेकिन इनकी स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, और इनकी दो बहनें और हैं जिनकी शादी भी करना है। तो अगर उस ज़मीन का फैसला हो जाए तो उस ज़मीन को बेचकर ये उन अपनी दो बहनों की, यानी कि इनके पापा इनकी दो बहनों की शादी भी कर पाए। और इन्होंने बताया कि इनका एक छोटा भाई भी है जो इनसे 25 साल छोटा है, यानी काफ़ी समय बाद वो पैदा हुआ। तो आज इनके पिताजी की एज 58 ईयर्स है, और 2 साल बाद वो रिटायर हो जाएंगे। और इनका जो भाई है वो शायद 3 या 4 साल का है। तो एक चिंता ये भी रहती है इनको, इनके भाई को लेकर के, कि इनके पिताजी के रिटायर होने के बाद उसका भविष्य कैसा रहेगा। कुछ रीज़न और भी हैं। इन्होंने बताया कि गवर्नमेंट की जो जॉब देने की जो स्कीम आई थी, जो इनकी ज़मीन लेने के बदले में जो गवर्नमेंट की स्कीम थी जॉब देने की, उसमें अभी एक नौकरी और बन रही थी। तो इनके पिताजी ने, इनके जो बड़े पापा हैं उनके सामने ये प्रपोज़ल रखा कि इनकी स्थिति तो ठीक है, तो वो जॉब इनकी किसी बेटी को दे दी जाए। तो अगर बेटी जॉब वाली हो जाएगी, उसके पास जॉब होगी, तो स्वाभाविक सी बात है उसकी शादी बहुत आराम से हो पाएगी। तो उनके जो बड़े पापा हैं वो खुद भी जॉब नहीं ले रहे हैं, मतलब चूँकि उनकी स्थिति वैसी भी ठीक है, सभी लोग अच्छी पोजीशन में, लेकिन वो इनके बेटी को भी जॉब नहीं करने दे रहे हैं। मतलब वो जो जॉब है उसमें भी वो बीच में टांग अड़ा रहे हैं, ताकि इनकी स्थिति ना सुधर पाए। तो ये जानना चाहती थी कि इनके जो बड़े पापा हैं उनसे इनके पापा का और इनका क्या कार्मिक कनेक्शन है। आगे इन्होंने बताया कि इनके पिताजी ने लोन में एक कार ले रखी थी, और उस कार को किसी व्यक्ति को चलाने के लिए दिया, जिसका किराया वो हर महीने करीबन 20 या 25 हज़ार शायद इनके पिताजी को उस व्यक्ति को देना था। लेकिन इन्होंने बताया कि करीबन 2 साल से, 2 या ढाई साल से उस व्यक्ति ने वो कार भी अपने पास रखा हुआ है, और किराए के रूप में एक पैसा भी उन्होंने घर में नहीं दिया। तो जब इनके पिताजी उस पैसे को लेने जाते हैं तो थोड़ा बहुत पैसा वो 5 या 6 हज़ार दे देता है, और वो कुछ अपनी ऐसी स्थिति बताता है कि पिताजी ना तो पैसा ले पाते हैं ना तो कार ले पाते हैं। तो करीबन 2 साल से उसने एक पैसा भी नहीं दिया, और जो पैसा हो रहा है वो करीबन 4 लाख रुपए के आसपास हो रहा है, और वो पैसा भी नहीं दे रहा है और कार भी अपने पास रखे हुए है। तो ये जानना चाहती थी कि उस व्यक्ति से इनके पिताजी का क्या कार्मिक संबंध है, और क्या अभी उस व्यक्ति को कार देना चाहिए या ले लेना चाहिए, और उस जो पैसा बाकी है उस पैसे के लिए भी इनको क्या करना चाहिए, इसका भी कुछ गाइडेंस इनको चाहिए था। क्योंकि इनके पिताजी बिल्कुल भी ऐसी स्थिति में नहीं थे कि वो जाके उस व्यक्ति से लड़ाई झगड़ा करके उस पैसे को ले पाए। इनकी एक छोटी सिस्टर भी थी। ये जानना चाहती थी कि वो छोटी सिस्टर किसी जॉब की तैयारी कर रही है। तो ये जानना चाहती थी कि क्या अभी उनको जॉब की तैयारी करना चाहिए या उनकी शादी कर देना चाहिए। एक क्वेश्चन का ये भी था।
इनका जो छोटा भाई था उसको लेकर भी ये और इनके पिताजी बड़े चिंतित रहते हैं, तो उसके भविष्य के बारे में भी ये जानना चाहती थी। और इनको एक शक और था कि इनके जो हस्बैंड हैं शायद उनके ऊपर किसी ने कुछ ब्लैक मैजिक से भी कराया है, तो इस क्वेश्चन का भी आंसर अपने इस पीएलआर सेशन के दौरान ये जानना चाहती थी और इसके साथ ही अपना लाइफ पर्पज भी ये जानना चाहती थी। तो इनके इन क्वेश्चंस के साथ हमने इनका पीएलआर किया और अपने पास लाइफ रिग्रेशन के दौरान इनको इनके सारे क्वेश्चंस के जवाब मिले। तो आइए देखते हैं कि इन्होंने अपने इस रिग्रेशन सेशन में क्या देखा। जैसे ही हम इनको पास्ट लाइफ में ले गए, ये देखते हैं कि एक बीच में एक रास्ता दिखता है और उस रास्ते के दोनों तरफ पानी भरा हुआ है। जैसे जैसे ये उस रास्ते में आगे बढ़ते जाते हैं, उनको उस रास्ते के उस तरफ कुछ झोपड़ियाँ सी दिख रही हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि रास्ते के उस तरफ एक गांव सा है। जब हम इनको अपने आप को देखने को कहते हैं तो ये देखते हैं कि ये घोड़े में बैठे हैं और एक सैनिक के रूप में अपने आप को देखते हैं। ये देखते हैं कि इनके साथ कुछ और सैनिक भी हैं जो घोड़े में बैठे हुए हैं और उस रास्ते में आगे बढ़ते जा रहे हैं। फिर हम इनको आगे देखने के लिए कहते हैं। ये देखते हैं कि ये सभी सैनिक उस गांव में गए हैं और उस गांव वासियों से ये कुछ बोल रहे हैं। तब हम इनसे पूछते हैं कि आप क्या बोल रहे हैं। तो ये गांव वालों से बोलते हैं कि जो भी इनके पास कुछ पैसा है, सोना चांदी है, वो सब इनको जमा करना है। तो हम इनसे पूछते हैं क्या आप गांव वाले से टैक्स ले रहे हैं क्या। तो इनको महसूस होता है कि ये उनसे कोई टैक्स नहीं ले रहे हैं, लेकिन शायद युद्ध होने वाला है जिसके लिए इनको थोड़ा धन की आवश्यकता है इनके राजा को, और उस धन की पूर्ति के लिए गांव वालों से धन मांग रहे हैं और मांग नहीं रहे हैं, उनसे ज़बरदस्ती ये धन लाने को बोल रहे हैं। आगे देखते हैं कि गांव वाले सोना चांदी, अपना जो भी गहने जवाहरात हैं, जो भी उनके पास कुछ है, वो सब लोग इनको देते जा रहे हैं और इसके बाद ये उस पैसे को ले जा कर के राजा को दे देते हैं। हम इनसे इनका नाम पूछते हैं तो ये अपना नाम लौकुस बताते हैं। हम इनसे पूछते हैं कि क्या आप उस सेना के लीडर हैं, तो ये बताते हैं कि नहीं, ये लीडर तो नहीं है। लीडर एक और व्यक्ति है जो इनसे ये सब काम करने को कहता है। तो हम उस लीडर का नाम पूछते हैं तो वो उस लीडर का नाम बताते हैं युगवीर। फिर ये देखते हैं कि ये कुछ सैनिकों के साथ और अपने लीडर के साथ उस राजा के पास गए और राजा इनसे कहता है कि इतना ही धन लेके आए हो। तो इन्होंने कहा कि गांव वालों के पास इतना ही धन है। तो राजा उस धन को अपने पास रख लेता है और इनसे बोलता है कि जाके युद्ध की तैयारियां करो। इसके बाद हम इनसे पूछते हैं कि देखिए आपका युद्ध किससे होने वाला है। तो ये बताते हैं कि इनका युद्ध शायद अंग्रेजों से होने वाला है। फिर हम इनको उस घटना में ले जाते हैं युद्ध में। तो ये देखते हैं कि युद्ध हो गया है। हम इनसे पूछते हैं कि किस चीज़ से युद्ध हो रहा है। तो उन्होंने बताया कि इनके पास कुछ बंदूक वगैरह और कुछ तलवार, मतलब मिक्सअप इनके पास जो वेपन है वो तलवार भी हैं और बंदूक भी हैं। इन सब चीज़ों को लेकर युद्ध हो रहा है। फिर हम इनसे पूछते हैं कि क्या युद्ध में आप लोग जीत गए। तो ये बताते हैं बड़े उदास मन के साथ कि जीत तो गए, लेकिन जीतने के बाद भी हम हार गए हैं। तो हमने कहा ऐसा क्या हुआ। तो ये देखते हैं कि उस युद्ध से ये हालांकि जीत गए हैं, लेकिन उस युद्ध से इनके राज्य को और गांव वालों को भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, जिसका अफसोस इनके मन में है, जिसका गिल्ट इनके मन में है। ये उस गिल्ट को लेकर अपने घर में बैठे हुए हैं। तो हमने पूछा कि आपके घर में कौन कौन है। तो ये बताती हैं कि एक कच्चा सा घर इनको दिखता है और घर में एक वृद्ध महिला जिसकी एज शायद 80 से 85 साल के बीच में है। तो हम इनसे पूछते हैं कि क्या वो आपकी माँ है। तो ये बताते हैं कि नहीं, वो मेरी दादी है। फिर हम इनसे पूछते हैं कि अभी आप लोगों को क्या करना है। तो ये बताते हैं कि इनको फिर से जनता की सेवा करना है और धीरे धीरे डेवलपमेंट करके जनता के स्तर को ऊपर उठाना है। लेकिन उस युद्ध से इनका जो नुकसान होना था वो तो हुआ ही,
उस गांव का और ग्रामवासियों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। उनके खाने की लाले ही पड़ गए, क्योंकि बताया है कि उस युद्ध से जो भी उनकी खेती थी उसमें भी आग लग गई है और गांव वालों के पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है और उनका जो भी पैसा है वो भी इन्होंने ले लिया था और युद्ध से इनका भी बहुत ज़्यादा आर्थिक नुकसान पहुंचा हुआ है। फिर हम इनको थोड़ा समय के और आगे ले जाने को कहते हैं। फिर ये सीधा अपनी डेथ सीन को देखते हैं और ये बताते हैं कि इनके गले में कोई तीर आके लग गया है और ये नीचे गिर गए हैं और धीरे धीरे ये कुछ मदहोश से होते जा रहे हैं। जब हम इनसे पूछते हैं कि ये तीर किसने मारा है, क्या किसी दुश्मन सेना ने वाले ने मारा है, तो इन्होंने कहा कि नहीं, इनके ही सेना के एक सिपाही हैं जो इनसे चिढ़ते थे। तो हमने इनसे पूछा वो आपसे क्यों चिढ़ते थे, तो इन्होंने बताया कि इनकी और इनके जो सेनापति है उन दोनों के बीच में अच्छी दोस्ती है, काफ़ी दोनों में पटरी काफ़ी अच्छी खाती है। तो इस कारण से वो जो सिपाही है वो बहुत जलता था, जिस कारण से मौका पाकर उसने इनके तीर मार दिया है और ये धीरे धीरे अपने शरीर को छोड़ रहे हैं। हम इनसे पूछते हैं कि जिस समय आप अपने शरीर को छोड़ रहे हैं उस समय आपकी मन की फीलिंग कैसी है, तो इनके मन में वही गिल्ट था कि इन्होंने ज़बरदस्ती गांव वालों से बहुत सारा धन की उगाही की और उस गिल्ट को लेकर इन्होंने अपने शरीर को छोड़ दिया। जब हम इनसे पूछते हैं कि ये कौन सा स्थान है, तो इन्होंने बताया कि शायद राजस्थान है। जब हम इनसे समय पूछते हैं तो इन्होंने बताया कि समय 1778 का समय इनको महसूस होता अंतिम है। सीन में जाइए जब आपकी डेथ हो रही है और देखिए आपकी डेथ कैसे हुई। देखिए अंतिम सीन में पहुंच जाएंगे और देखिए कैसे डेथ हुई आपकी। शायद किसी ने तीर मारा या कुछ ऐसा कुछ नजर आ रहा है और सीने में किसने मारा है? ठीक। शायद ऐसी देखिए आभास हो रहा है। किसने तीर मारा है। किसी दूसरे सैनिक ने। किसी दूसरे सैनिक ने, आपके सैनिक ने किया है किसी दूसरे राजा की? पता नहीं, लेकिन ड्रेस तो मेरे जैसे ही पहना है। देखिए आप इसको देखिए और देखते ही आप इसको पहचान जाएंगे कि ये कहाँ का सैनिक है। देखिए मेरे को अंदर से फीलिंग आ रही है, मेरी जो सास है, दूसरी वाली सास, सौतेली सास है, वही हो सकती है। सौतेली सास ने आपको क्यों तीर मारा? देखिए इसके साथ आपका कैसा संबंध था, इसने आपको क्यों तीर मारा? पता नहीं, शायद मैं उससे अच्छा हूँ, जलन एशिया, इसीलिए। अच्छा ठीक। क्या ये उस हेड से भी चिढ़ती थी? हाँ, उस हेड और मेरी दोस्ती से शायद चिढ़ती है, चिढ़ता है। मेरे मेरे से ज्यादा अच्छा हम दोनों का अच्छा जानता है, शायद इसलिए। मैं मैं अच्छी हूँ इसलिए, अच्छा हूँ इसलिए, शायद चिढ़ता है इसलिए। और ठीक। अब हम इनको इनके स्पिरिट गाइड के पास भेजते हैं। इससे पहले इन्होंने जितने भी कैरेक्टर को देखा था वो उनको पहचान लेते हैं। इन्होंने अपने एक बूढ़ी दादी को देखा था, उसको वो अपने इस जीवन के पिता के रूप में देखते हैं। इनका एक जो सेनापति था जिसका नाम था युगवीर, उसको वो अपने इस जीवन के हस्बैंड के रूप में देखते हैं। इनको जो राजा दिखा था जिसका नाम था शेर सिंह, उसको वो अपने इस जीवन के ससुर के रूप में देखते हैं। और इनको वो व्यक्ति जिस व्यक्ति ने इनके तीर मार दिया था उस व्यक्ति को अपनी सास के रूप में, यानी अपने हस्बैंड के उस स्टेप मदर के रूप में देखते हैं, जिन्होंने
अपने पिता से इनके हस्बैंड को अलग कर दिया था। फिर हम इनको आदेश देते हैं कि ये अपने स्पिरिट गाइड के पास पहुँचें। जब हम इनसे पूछते हैं कि स्पिरिट गाइड के रूप में आपको कौन दिख रहा है, तो ये उनकी पर्सनालिटी बताते हैं कि एक व्यक्ति हैं जो ऐसे पीले कलर की कुछ धोती सी पहने हैं और उनका शरीर पूरा एकदम काला है और वो एक मुकुट लगाए हैं गोल्डन कलर का। हम इनको पहचानने के लिए कहते हैं, पूछते हैं कि उनसे पूछिए वो कौन है। तो वो अपना कुछ नाम नहीं बताते हैं, लेकिन साथ में एक भैंसा भी खड़ा हुआ दिखता है और यहीं पर उनके जो मुकुट है उसमें उनको सींग भी नजर आते हैं। अच्छा, पहले तो इन्होंने बताया कि वो अपना नाम नहीं बता रहे, लेकिन उनको ऐसी फीलिंग आ रही थी कि शायद वो शनिदेव हैं। लेकिन जब वो उस भैंसे को और उनकी सींग को देखते हैं मुकुट में जो लगे थे, तब इनको महसूस होता है कि शायद ये यमराज है। तब हमने इनके स्पिरिट गाइड से इनके द्वारा एक और क्वेश्चन पूछवाया कि इनके जो बड़े पापा हैं उनके पिताजी से और इनका क्या कार्मिक संबंध है, जिस कारण से आज वो इनकी प्रॉपर्टी में कब्जा किए बैठे हैं। जैसे ही हमने ये क्वेश्चन पूछवाया, इनको एक और लाइफ दिखने लगी। अब ये देखती हैं अपने आप को करीबन 6 या 7 साल के एक लड़के के रूप में, और ये देखती हैं कि वहीं पर एक लड़की है जिसकी उम्र करीबन 5 साल है। ये दोनों लोग आपस में खेल रहे हैं। इनको जो स्थान दिखता है वो शायद केरला के आसपास का कोई एक गांव दिख रहा है जो समुद्री तट से लगा हुआ है। फिर ये देखते हैं कि वहां पर एक कोई व्यक्ति आया है जिस व्यक्ति ने इनको डांट करके इनको घर भेज दिया है। और फिर जब हम इनको आदेश देते हैं कि उस जीवन के किसी मुख्य घटना पर पहुंचे जिसका संबंध आपके इस जीवन से संबंधित है, आज की घटना से, तो अब ये अपने आप को देखती हैं कि ये एक किसी समुद्री एक कोई बहुत बड़ी नाव है उसमें बैठी हैं, और शायद इनको महसूस होता है कि उस टाइम पर इनका जो परिवार था वो मछली पकड़ने का ऐसा कोई काम करता था वो। तो ये सभी लोग, ये भी इनकी बहन भी और इनके पिताजी और भी गांव के कई लोग उस बड़ी सी नाव में सवार हैं, जहां पर उनको एक व्यक्ति दिखते हैं जो इनको इनके चाचा के रूप में नजर आ रहे हैं। इसके बाद ये देखती हैं कि अचानक से कुछ उस जो बड़ी सी नाव है उसमें कुछ पानी सा भरने लग रहा है, कुछ अफरा तफरी सी मच गई है, और उस बड़ी नाव से बंधी हुई एक छोटी नाव भी है। तो इनके उस नाव से एक व्यक्ति जो कूद करके उस नाव में उतर जाता है और उस नाव को इस बड़ी नाव से छोड़ करके अलग कर देता है वो, और वो उस नाव को ले जाकर भागने लगता है। ये सभी लोग देख रहे हैं कि इनकी नाव डूब रही है। ये लोग सभी लोग बड़े घबरा से रहे हैं, और वो व्यक्ति उस नाव को लेकर के भागने लगता है। इनको महसूस होता है कि वो व्यक्ति चाहता तो इनको बचा सकता था, कुछ लोगों को बचा सकता था। जब हमने उस व्यक्ति को पहचानने के लिए कहा उस जीवन में, तो इन्होंने बताया कि वो व्यक्ति उनका उस जीवन में उनके चाचा के रूप में नजर आ रहा है। और फिर देखती हैं कि कोई अनहोनी सी हो गई और वो नाव डूब गई है, और उस नाव में बैठे हुए सारे लोग नहीं बचे, इवन ये भी जो है उस नाव में डूब करके खत्म हो गई हैं। जब हमने इनको पहचानने के लिए कहा उस व्यक्ति को, तो वो व्यक्ति जो उस लाइफ में इनको अपने चाचा के रूप में दिख रहा था, वो व्यक्ति इस लाइफ में इनको अपने बड़े पापा के रूप में दिख रहा था। उस नाव में इनकी एक छोटी बहन और इनके जो पिताजी थे वो भी उस नाव में डूब गए थे। फिर हमने इनको फिर से आदेशित किया कि सीधा उस लाइफ में पहुंचे जहां पर आप लोगों के द्वारा ऐसा कुछ कर्म बना था, जहां पर आप लोगों ने इनके साथ कुछ ऐसा कुछ किया था जिस कारण से आज ये कुछ ऐसा प्रतिशोध ले रहे हैं। तो अब इनको एक और लाइफ दिखने लगी। अब इनको ऐसा महसूस होता है कि ये एक छोटी बच्ची के रूप में है और इनके सामने एक गड्ढा खुदा हुआ है। उस गड्ढे में एक पुरुष और एक महिला को जिंदा दफनाया जा रहा है। जब हम इनसे पूछते हैं कि ये काम कौन कर रहा है, तो इनको एक व्यक्ति नजर आता है जिसके आदेश पर ये काम हो रहा था।
उस व्यक्ति को हम पहचानने के लिए बोलते हैं उस लाइफ में, तो वो व्यक्ति उनको उस जीवन के अपने पिता के रूप में नजर आते हैं और उनके आदेश में ही इन दोनों व्यक्तियों को दफनाया जा रहा था। तो हम इनसे पूछते हैं कि ये दोनों जो व्यक्ति हैं जिनको दफनाया जा रहा है, ये व्यक्ति कौन है? तो इन्होंने बताया कि इनको ऐसी फीलिंग आती है कि ये जो दोनों व्यक्ति हैं जो उस जीवन में हस्बैंड और वाइफ के रूप में थे, मतलब एक पुरुष थी एक महिला थी, उनके शायद कोई नौकर जैसा ऐसा कुछ महसूस होता है। जो इनके यहाँ खेती बाड़ी का कोई काम करते थे, ऐसा वो उनको महसूस होता है। जब हम इनसे पूछते हैं कि ऐसा क्यों करवा रहे हैं आपके पिताजी, तो इनको ऐसा महसूस होता है कि वो जो पुरुष और महिला थे, व्यक्ति थे, वो इनके काम में कुछ बाधा डालने की, कुछ अड़चन डालने की कोशिश किया करते थे। यानी इनके पिताजी की बुराई करते थे गांव में चारों तरफ, और ये बात उनके पिताजी को मालूम चल गई है। तो उनके पिताजी उनको गड्ढे में गड्ढा खुदवाकर जिंदा दफना रहे हैं और सभी लोग वहां पर देख रहे हैं, लेकिन कोई व्यक्ति भी इनके पिताजी के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकता था। इनको महसूस होता है कि उस टाइम पर इनके पिताजी का गांव में बड़ा रुतबा था। यहाँ पर इनको ऐसा महसूस होता है कि शायद इनके पिताजी कुछ गलत कर रहे हैं, लेकिन ये उस टाइम पर एक छोटी बच्ची के रूप में अपने आप को देखती हैं और ऐसा इनको महसूस होता है कि ये अपने पिताजी से शायद बहुत डरती भी थी। इसलिए उस डर के कारण ये भी अपने पिताजी से कुछ नहीं कह पा रहे हैं, लेकिन इनको अंदर ही अंदर ऐसा महसूस होता है कि पिताजी को ऐसा नहीं करना चाहिए। जब हम इनको समय देखने को कहते हैं तो वो शायद समय इनको 1668 1668 और स्थान राजस्थान के रूप में इनको वो नजर आता है। यहाँ पर इनको महसूस होता है, अच्छा यहाँ पर वो जो व्यक्ति दफनाए जा रहे थे उनको ये पहचान लेती हैं। वो जो पुरुष थे उनको वो अपने इस जीवन के ताऊजी के रूप में देख रही थी, और वो जो महिला थी उनको वो अपने इस जीवन की बड़ी माँ यानी ताई जी के रूप में देख रही थी। और यहाँ पर इनको समझ में आ जाता है कि इनके ताऊ जी और ताया जी यानी बड़े पापा और बड़ी माँ इन लोगों के साथ ऐसा क्यों कर रही हैं। और फिर हम इनको फिर से इनके स्पिरिट गाइड के पास भेजते हैं और स्पिरिट गाइड इनको बताते हैं कि आपके पिताजी ने इनके साथ ऐसा किया था तो उनका ये कार्मिक बंधन तो बंध ही गया था, लेकिन आप ऐसा महसूस कर रही थी कि इनको नहीं ऐसा करना चाहिए इनके पिताजी को, लेकिन आप अपने पिताजी से कुछ भी नहीं कह पाई, तो आपका भी इनके साथ एक कार्मिक बंधन सा बंध गया। फिर हम इसका सॉल्यूशंस पूछते हैं तो इनके स्पिरिट गाइड ने इनको बताया कि आपको अपने बड़े पापा और बड़ी माँ से उनसे भी माफ़ी ध्यान का अभ्यास करना है, और करीबन शायद 4 या 5 साल का समय बताया कि इसके बाद आपका ये कार्मिक संबंध खत्म हो जाएगा, तो उनको उनसे माफ़ी ध्यान का अभ्यास करना है, ऐसा इनके स्पिरिट गाइड ने बताया। अब हम इनके स्पिरिट गाइड से इनके द्वारा एक और क्वेश्चन पूछवाते हैं कि वो जो व्यक्ति जो इनकी कार लिए हुए है उस व्यक्ति से इनका क्या कार्मिक कनेक्शन है। तो जैसे ही हम ये क्वेश्चन पूछवाते हैं तो ये अब अपने आप को एक और दूसरी लाइफ में देखने लगती हैं। ये देखती हैं कि ये एक करीबन 16 या 17 साल के एक लड़के हैं जिन्होंने शर्ट और पैंट पहन रखी हुई है। बगल में एक व्यक्ति दिखते हैं इनको जिन्होंने कोट पैंट पहन रखा है, और उस व्यक्ति को वो अपने उस जीवन के पिता के रूप में देखते हैं। ये देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं और बीच में एक नदी है, और नदी के उस तरफ एक व्यक्ति जो एक कोई गाड़ी जैसी है, जैसे रोलर टाइप की कोई गाड़ी है, उस गाड़ी को लेकर वो कुछ काम कर रहा है। और उनके देखते ही देखते उस गाड़ी उस नदी से कुछ मिट्टी सी धंसने लगती है और धीरे धीरे वो गाड़ी नदी में गिरने लगती है, और देखते ही देखते इनके वो गाड़ी पूरी तरह नदी में गिर जाती है और समा जाती है, और वो जो व्यक्ति है वो भी इनको उस नदी में गाड़ी समेत डूबता हुआ दिख रहा है। वहाँ पे काफ़ी लोग इनको बचाने का प्रयास करते हैं, लेकिन उस तक कोई पहुँच ही नहीं पाता, और इनकी आंखों के सामने वो जो व्यक्ति है
वो गाड़ी समेत डूबता हुआ इनको दिखता रहता है। इनको और इनके पिताजी को दोनों को ही उस घटना का काफ़ी अफसोस हो रहा होता है, लेकिन ये लोग चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहे होते। देखते देखते वो व्यक्ति उस गाड़ी समेत पूरी तरह नदी में समा गया है। जब हम उस व्यक्ति को पहचानने के लिए बोलते हैं तो वो व्यक्ति इसी व्यक्ति के रूप में नज़र आता है जिस व्यक्ति ने इस लाइफ में इनकी गाड़ी पर कंट्रोल किया हुआ है और उसका पैसा भी नहीं दे रहा है। हम वो जो व्यक्ति है जिनको वो अपने उस जीवन के पिता के रूप में देखते हैं, उनको देखने को कहते हैं, तो वो व्यक्ति इनको अपने इस जीवन के पिता के रूप में नज़र आते हैं। हम स्थान देखने को कहते हैं, तो ये स्थान इनको ब्रिटेन जैसा कुछ महसूस होता है, लेकिन समय ये क्लियर नहीं बता पाते। और यहाँ पर इनको ऐसा महसूस होता है कि इस लाइफ में वो व्यक्ति क्यों इनकी गाड़ी पर कब्जा किए हुए है और वो जो पैसा है वो क्यों नहीं दे रहा है। तब इनके स्पिरिट गाइड यहाँ पर इनको कहते हैं कि उस आत्मा से भी आपको माफ़ी ध्यान का अभ्यास करना है और कुछ समय बाद वो आपकी गाड़ी वापस कर देगा, लेकिन वो जो पैसा है वो पूरा पैसा वापस नहीं कर पाएगा। तो आपको उस पैसे के पीछे नहीं भागना है और उस अपनी गाड़ी को उसी व्यक्ति को चलाने के लिए देना है, क्योंकि यहाँ से आप दोनों का कार्मिक संबंध खत्म हो जाएगा। फिर हम इनके स्पिरिट गाइड से एक क्वेश्चन और पूछते हैं कि इनका जो भाई है बहुत छोटा है, उसके फ्यूचर के लिए भी कुछ गाइडेंस मांगने के लिए कहा। तो इनके स्पिरिट गाइड ने कहा कि वो अपने भविष्य का निर्माण खुद करेगा, आपको उसके बारे में चिंतित होने की आवश्यकता नहीं। इनके सिस्टर के बारे में भी कुछ गाइडेंस मांगा, तो इनके स्पिरिट गाइड ने कहा कि आगे चल के उनके सिस्टर की खुद जॉब लग जाएगी और उसके बाद फिर उनकी शादी आपको करना है। और फिर इनके लिए भी हमने कुछ स्पिरिट गाइड से मार्गदर्शन मांगा। तो स्पिरिट गाइड ने इनके लिए कहा कि आपको फंसे हुए लोगों को बाहर निकालना है और उनको रास्ता दिखाना है। फिर उन्होंने अपने स्पिरिट गाइड से पूछा कि इनको क्या करना है, जॉब करना है या कोई बिजनेस करना है। तो इनके स्पिरिट गाइड ने इनको हीलिंग करने का आदेश दिया। और फिर इसी के साथ हमने स्पिरिट गाइड से विदाई ली और इनके सेशन को यहीं पर खत्म कर दिया। ध्यान से कुछ कटेंगी, है ना? तो थोड़ा असर हो सकता है, बाकी आपको माफ़ी ध्यान का अभ्यास करना है। धीरे-धीरे आपके कर्म कटेंगे, तब धीमे-धीमे चीज़ें सही हो जाएँगी, है ना? और आपको लिए जो आपका लाइफ पर्पज़ आया कि फँसे हुए लोगों को निकालना है और उनको आगे की राह दिखाना है ना? जब आपने अपने लिए काम या बिज़नेस पूछा तो आपके लिए हीलिंग का काम आया समझ में, है ना? जी। ठीक है। तो और स्पिरिट गाइड के रूप में आपको शनि देवता दिख रहे थे, है ना? हाँ, शनिदेव है। अब शनिदेव है कि यमराज है, भैंस भी दिख रहा था मतलब, और शनिदेव भी दिख रहे थे, एकदम काले थे और हुँ। वो क्या बोलते हैं, मुकुट एकदम सुनहरा था हुँ, हुँ। और अच्छा, अच्छा। कभी-कभी सींग भी नज़र आता था, ऐसे सोने का सींग। तो कहीं वो यमराज है क्या कि शनिदेव है? हो सकता है, यमराज भी हों, वो भी स्पिरिट गाइड बन के आ जाते हैं, है ना? हुँ। तो ठीक है, जैसा भी हो आपको आपके अपने सवालों का जवाब मिल गया। आप सेशन से पूरी तरह संतुष्ट हैं? हाँ, जी। ठीक है, तो फिर चलते हैं अभी, फिर कभी आपको हमारी ज़रूरत लगे, तो आप हमसे बेझिझक कॉन्टैक्ट कीजिएगा, ठीक है? हाँ, ठीक है सर। ठीक है फिर। शुभ रात्रि। सर। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को ये रियल पास्ट लाइफ केस स्टडी अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और अगर आपको लगता हो कि हमारे इस वीडियो को शेयर करने से किसी का लाभ हो सकता है तो आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। हम अपनी जो भी पास्ट लाइफ केस स्टडी आप लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं, उसका उद्देश्य ये होता है कि आप लोग अपने कर्मों के प्रति जागृत हों और बड़े ही होश पूर्वक अपने कर्मों को करें, क्योंकि कर्मों का फल हमको किसी न किसी रूप में हमको जरूर मिलता है
आज नहीं तो कल मिलेगा, इसलिए अपने कर्मों को पूरी तरह सचेत होकर करना चाहिए। इसी के साथ हम आपसे विदाई लेते हैं और फिर हम मिलेंगे जल्द ही अपने दूसरी केस स्टडी के साथ। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।